बिहार में एक बार फिर से एक नया खेल होने वाला है, यानी पूरा गेम पलटने वाला है। आपको आज की ताजा खबर के बारे में हम बता देते हैं। बिहार की सियासत में किस तरह की उठक पटक चल रही है। यहां शिकार खुद शिकार हो गया, ऐसा बिहार में लग रहा है। जहां मिशन लोटस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य चले थे, उन्हें क्या पता था कि रास्ते में लालू यादव का मिशन लैंटेन भी भिड़ जाएगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खड़ी होने गई थी, वहीं पर अपने सदस्यों को भी बचाना भारी पड़ गया है। जी हां, और अपने सदस्यों को लेकर के बोध गया जाना पड़ गया, जिसमें से 5 विधायक नदारद मिले। 5 विधायक अभी तक पता नहीं कहां गए, उनके तमाम लोगों के फोन बंद हैं। यही नहीं, आज जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बड़ी भोज का आयोजन किया गया और उसमें तमाम लोगों को बुलाया गया, तमाम विधायकों को इनवाइट किया गया और यह सभी को सख्ताई से कहा गया, हर किसी को इस भोज में आना होगा। मजे की बात यह रही, 45 में से केवल 15 ही विधायक वहां पर जा पाए और यह देख करके नीतीश कुमार वापस लौट आए। पटना में अभी खेल बाकी है, ये तो पहले भी लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव कह चुके हैं। अभी खेला बड़ा होगा, यानी 12 तारीख में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा और उस सिद्ध करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए अब जहां भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश कुमार को मिला, वहीं पर विधायकों ने अब साथ छोड़ दिया। यह तो आपने देखा ही होगा किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने गुट में मिला लिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस राजा को आप मिलाने जा रहे हो, उन्हीं की सेना उन्हीं के पीछे से हट जाएगी और हट करके वे तेजस्वी यादव के साथ में लग जाएगी। अभी आज और कल का खेल और बाकी है, हर रोज एक नया खेल होगा जब तक बहुमत सिद्ध नहीं होगा। यह बड़ी बात है और आपको बता दें, इस खेल के पीछे बड़ा हाथ है लालू यादव का, क्योंकि लालू यादव तो पहले ही कह चुके थे कि अभी और भी खेल बाकी है। हमें पहले ही पता था, वे पहले ही खड़गे को यह बात बता चुके थे कि इंडिया गठबंधन में तो हम और आपको मिलकर ही लड़ना होगा। नीतीश कुमार तो किसी भी तरह दामन छोड़ सकते हैं। बिहार की जनता में भी यह मैसेज नीतीश के लिए कोई अच्छा नहीं गया। नीतीश के लिए यह एक कुछ इस तरह का खेल होने वाला है कि अपनी ही पार्टी को नीतीश कुमार खोने वाले हैं। इतने लोग नीतीश कुमार की पार्टी से चले जाएंगे, यह आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। वहीं पर जहां आपको बता दें, डिप्टी सीएम चौधरी अब घबरा गए हैं और वे आज बोध गया में चले गए। 5 लोग उनके भी गायब हुए मिले और उनकी हड़बड़ाहट में उन्होंने यह भी बता दिया कि हम बताएंगे किस तरह तेजस्वी यादव को, हमें पता है किस किस की हमें फाइल खोलनी है और पैसा कहां से आता है और कहां चला गया। यानी मामला साफ है कि इन लोगों के तमाम विधायक अब गुम हैं। यदि ऐसा लगता है कि बहुमत हमारे पास है, तो फिर इन्हें क्यों भेज रहे हैं बोध गया में, और बोध गया में नाम दिया जा रहा है कि विकसित भारत कैसे बनाना है, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए केवल बिहार के विधायकों को बुलाया गया है। वह भी ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की अब बड़ी टेंशन बन गई है बिहार की सियासत को लेकर के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में अब लैंटेन आने लगी है। अब लैंटेन को लेकर के लालू यादव ने कुछ ऐसा खेल बिहार में किया कि एक बड़ा खेला हो गया। यानी अब सरकार फिर से पलटने वाली है और अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार 12 तारीख में तय हो जाएगी। इतना अब दिखाई देने लगा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह बिहार के तमाम पत्र कह रहे हैं, तमाम समाचार पत्र कह रहे हैं और तमाम अटकलें इस तरह की लगाई जा रही है। खेल अभी बाकी है। धीरे धीरे राहुल गांधी की यात्रा बिहार, झारखंड,
से होती हुई जिस समय उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी, उस समय समझ लेना भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ से सुपड़ा साफ होता हुआ चला जाएगा। यह कोई खेल छोटा नहीं है। इस पर हड़बड़ाहट दिखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि हमने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर का मुद्दा भी कुछ ज्यादा चल नहीं पाया और उसके बाद में फिर उन्होंने धर्म के उन्माद को बढ़ाने के लिए अग्रसर आगे कार्य करते चलेगी। लेकिन जनता समझदार है, देश समझदार है, युवा समझदार है। युवा कह रहा है कि मुझे बताइए आपने रोजगार क्यों नहीं दिया। देश का ग्रामीण युवा कह रहा है आपने हमारी आर्मी की भर्ती ही छीन ली। हर कोई रोजगार और बेरोजगारी के उस स्तर के बीच में तरस रहा है। जहां उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर है, वहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की हालत केरल जैसी हो गई है। अब बताइए फिर उत्तर प्रदेश से पलायन क्यों नहीं रुक रहा है। उत्तर प्रदेश में पलायन हो रहा है और लगातार केरल की तरफ जा रहा है। केरल की सबसे मजबूत जीडीपी है, केरल में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं और केरल में प्रति व्यक्ति आय 1100 रुपए है, जबकि उत्तर प्रदेश में आज भी यह 500 का आंकड़ा छूटी है। कहीं कहीं तो एक परिवार केवल 500 रुपए के दायरे में ही रह जाता है। मात्र 10 से 15 हजार रुपए पूरा परिवार अपना जीवन चलाने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सपने दिखाते हैं। देश में आज आप किसी भी विधायक से, सांसद से यदि जाकर पूछेगा कि मुझे रोजगार नहीं मिला, मुझे मेरा हक और हिस्सा नहीं मिला, तो वह आपको राम मंदिर दिखाएगा। वह आपको हर रोज हर नित राम मंदिर का सपना दिखाता है। लेकिन क्या अपनी बालकनी में एक भगवा झंडा लहराने से हमारी समस्याएं दूर हो जाएगी? क्या हमें राजनीति में भागीदारी मिल जाएगी? क्या मैं उस अति पिछड़े समाज से पूछना चाहता हूं जो हर रोज एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान इकट्ठा कर रहा है। क्या उसे पता नहीं कि यदि प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बताते हैं और मुझे गर्व है यदि वे ओबीसी होते, लेकिन क्या आपने सोचा आज भी 10 साल के बाद में ओबीसी की जनगणना प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं की? उनकी जनगणना इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अति पिछड़े समाज की यदि बात करूं तो अति पिछड़े समाज के लोगों पर केवल 20 से 25% लोगों के पास आज भी मोटरसाइकिल नहीं है और 25% लोगों के पास केवल कारें हैं, बाकी के पास कारें भी नहीं है। यदि इस तरह की हालत है तो फिर सोच लीजिए आपकी हालत कितनी बदतर है। आज के जमाने में एक घर पर एक कार हर हाल में होनी जरूरी है यदि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती। और ये आर्थिक स्थिति तब मजबूत होती है जब देश में अपने ही समाज का, ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बन जाता है। और प्रधानमंत्री न तो जातिगत जनगणना कराता है और न ही वहां पूछता है आखिर जितने भी हमारे जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं, उसमें कितना ओबीसी है, उसमें हमें भागीदारी क्यों नहीं मिलती। प्रधानमंत्री ये भी नहीं पूछते कि आखिर जो लोग जो इस देश को चलाने का काम करते हैं उन सचिव में कितने ओबीसी वर्ग के लोग हैं, कितने एससी वर्ग के लोग हैं। यानी भागीदारी हमें कहीं न मिले, हमें केवल भगवा झंडा हाथ में पकड़ाकर श्री राम के नारे लगवाने के लिए कहा जाए। श्री राम से हमें गुरेज नहीं है, श्री राम हमारे दिलों में है। श्री राम हमारे बड़े बुजुर्ग उनका नाम लेते हुए आए हैं। 500 सालों से हमारा अस्तित्व बना हुआ है और 500 सालों में कभी भी श्री राम को किसी ने नकारा नहीं। इतना जरूर है जब से आपकी सरकार आई एक जातिवादी मानसिकता श्री राम को अपनी जाति का बताने लगती है। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है जब देश में शिक्षा की दृष्टि से हम पिछड़े हुए हैं, जब हम इस देश में एक एक नौकरी के लिए मोहताज है और जहां 10,000 पुलिस वालों की भर्ती आती है और वहां लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, जहां एक इंजीनियर के लिए हजारों लोगों की लाइन होती है और एक चपरासी के नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन में लगे हुए होते हैं।
तब आप समझ लेना इस देश की हालत किस कदर हो रही है, बद से बदतर हो रही है। आज पूरे देश में इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जाति को लेकर, जाति धर्म को लेकर के, और तरह तरह के नए आयाम नित्य रोज गढ़े जाते हैं, और इस देश में एक अलग से माहौल इस तरह का बनाया जाता है कि धार्मिक उन्माद हो जाए। आज हिंदू मुस्लिम के ऊपर लगातार डिबेट हो रही है, और केबिन में बैठी हुई गोदी मीडिया जो सच्चाई दिखाने को तैयार नहीं, वह प्रधानमंत्री से एक बार पूछकर दिखाए कि पूरे 10 साल में आपने गरीबों के लिए क्या किया है। पूरे देश में एक ही नारा चलाया जा रहा है कि हमने गरीब को अनाज दिया। यदि गरीब आप अनाज दे रहे हैं तो, और आप मान भी रहे हैं कि देश में गरीबी इस कदर है कि हमें 5 किलो अनाज और 5 किलो चावल देना पड़ रहा है, तो इससे बदतर हालत और क्या होगी। देश में आज अनाज का बंटवारा किया जा रहा है, अनाज बांटा जा रहा है। आज देश में किस तरह चावल बांटे जा रहे हैं, दाल बांटी जा रही है, इसका अर्थ तो यह है कि देश में गरीबी चरम पर है। आज भी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। हम वोट देने के लिए मान लेते हैं कि हमें 5 किलो अनाज मिला, हमें 5 किलो गेहूं मिला, हालांकि वो हम लोगों से ही जाता है सरकार के पास में, और सरकार हमें, हमारे गरीबों को वो देती है। जहां सीतारमण कहती है कि 3,000 लाख मकान बने, वहीं पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मकान 4,000 बने। ये कैसी विडंबना है। पूरे देश में आज हाहाकार मची हुई है। मणिपुर में कोई बोलने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री वहां जाने वाले नहीं है। देश में हर कोई अपने हक और हिस्से को मांगने पर खड़ा है। किसान आंदोलन कर रहा है, कर्मचारी ओपीएस मांग रहे हैं, और जगह जगह पर इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन पूरे देश में अंधभक्त केवल यूनिवर्सिटी पर झूठा ज्ञान फैलाते हैं। मुझे तो केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दिख रही है। यदि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्कुट देते हैं और बिस्कुट नहीं खाता तो उसके मालिक को देकर कहते हैं आप खिलाइए, तो लोग कहते हैं कि कुत्तों को खाने का बिस्किट उसके मालिक को दे दिया। इससे भी ज्यादा घृणात्मक सोच आज यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप पर फैलाई जाती है, और हमारे युवा दल दल में फंस कर रह जाते हैं। अपना हक नहीं मांगते, अपना हिस्सा नहीं मांगते, अपने लिए नौकरी नहीं मांगते। आने वाली जनरेशन को खत्म करने का काम किया जा रहा है, और इसमें उन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। उन्हें चूड़ी पहन लेनी चाहिए जो सत्ता के दलाल बने हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। उन्हें तो सत्ता चलानी है, उन्हें तो सत्ता की दलाली करनी है, उन्हें तो राजनीति करनी है। लेकिन आप सोचिए, जिन लोगों को आपने आगे बढ़ाया, अपने सर पर बैठाया, उन लोगों ने आपको क्या दिया। आज इस देश में ओबीसी के पास में सबसे बड़ा टैलेंट होता है। ओबीसी सबसे ज्यादा कल कारखाने चलाने वाले होते हैं, चाहे वो मिट्टी का काम करने वाले हो, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हो, या फिर सूत धागे का काम करने वाले, या लोहार या लकड़ी का काम करने वाले। उनको विलुप्त करते हुए चले गए, और उनके कार्य तमाम खत्म होते हुए चले गए, और जातियों में यह देश बंटकर रह गया। साथियों, आपसे निवेदन है, आप इस देश में जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर